जी, नया चैप्टर हम कम स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टरिंग सर्विसेज एंड सिक्योरिटाइजेशन। अब बेसिकली फैक्टरिंग और सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, तो हम पहले फैक्टरिंग की बात करेंगे। हमारे कॉरपोरेट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो सेल होती है वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर होती है, और क्रेडिट बेसिस पर होती है इट मीन्स क्या कि डेटर्स बनते हैं और डेटर्स पे करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। लेकिन हमने एक शब्द सुना है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो जो भी देनदार है डेटर, वो पे करने के लिए एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है कि मैं एक निश्चित अवधि के अंदर आपको ये पेमेंट जो है, जो मैंने आपसे उधार सामान खरीदा है, गुड्स खरीदी है, उसको पे कर दूंगा। तो जो इस बिल को लिखता है ही इज बिल्स, उसे बिल पेबल बोलते हैं उस बिल को, और जो बिल रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, यानी प्रॉमिसरी नोट है जिसके तहत एक डेटर सुनिश्चित करता है कि वो पेमेंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कर देगा। तो अब जो डेटर्स हैं जो कन्वर्ट हुए बीआर में, यानी कि बीआर अपने आप में क्या है, एक टाइम पीरियड के अंदर मैच्योर होगा या उनको इनकैश किया जाएगा, लिक्विडेशन हाथ के में आएगी। अब वो एक टेन्योर है 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए या और फर्दर रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, इसीलिए वो एक मैनेजमेंट करते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि एक वो करोड़ों की बात होती है, तो वो वेट नहीं कर सकते कि कब पैसा डेटर्स के थ्रू आएगा, क्योंकि उन्हें सर्कुलेशन के अंदर उनको प्रोडक्शन भी करना है, वेजेस भी देना है। इसलिए सिस्टम मैनेज रहे तो वो अपने जितने भी बीआर्स होते हैं उन बीआर्स को इनकैश करा लेते हैं फैक्टर एजेंसीज या जो भी फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, चाहे वो बैंक है या जो भी कंपनीज या बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज फैक्टरिंग सर्विसेज देती हैं। तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज, सेलर और एक्सपोर्टर्स। अगर हम बात करें सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ की तो वहाँ पर हमारे सेलर्स आ गए, या अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की तो वहाँ पर जिन्होंने मतलब कि वहाँ पर हमारे क्या हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, कि जो एक्सपोर्ट हमें करते हैं, यानी हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ के भी सेलर्स हो गए। तो एक्सपोर्टर्स, जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर फॉरफिटिंग आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो एक इंश्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे एक्सपोर्टर्स को कि जो पेमेंट है वो आपकी टाइमली आ जाएगी, और हम आपको मींस वो मीडिएटर के तौर पर काम करेंगे और वो उन्हें पैसा प्रोवाइड करा देंगे, और फर्दर वो फिर उनसे जिन्हें सेल किया गया क्रेडिट बेसिस पे उनसे रिसीव करते रहेंगे। तो वो इंटरनेशनल केस के अंदर फॉरफिटिंग की बात आती है। तो सेलर्स और एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं दो तरह की, डोमेस्टिक मार्केट में सेलर्स को और इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक्सपोर्टर्स को। अब बात आती है क्या है वो, फॉरफिटिंग एंड फैक्टरिंग। फॉरफिटिंग हमने बात की, ट्रेड फाइनेंस है, व्यापार में ही ये पैसा मिलता है, एक्सपोर्टर को मिलता है ताकि वो कैश रिसीव कर सके बाय सेलिंग दियर मीडियम टर्म फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जो बीआर हैं उनको डिस्काउंट कराकर वो एक्सपोर्टर जो है, जो दूसरे चाहे वो सेलर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है या काम उसका एक्सपोर्टिंग का है, वो बीआर को इनकैश करा के कैश रिसीव कर सके लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स के केस के अंदर, कि जब अवधि बहुत ज़्यादा डेटर्स है वो बहुत लेट पैसा पे करेगा। अब सेम सी तरह से फैक्टरिंग क्या है, फैक्टरिंग बिजनेस सेल्स अकाउंट रिसीवेबल्स बीआर टू, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है, अपने जो डेटर्स या यूँ कहें कि अपने जो बीआर हैं उनको बेच देता है थर्ड पार्टी को, यानी जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है थर्ड पार्टी को बेच देता है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर फॉर इमीडिएट मनी। तो ये नहीं कि 100% ही पैसा मिल जाता है, एक परसेंटेज डिडक्ट होता है, तो उसे वैसा
रिमेनिंग अमाउंट मिल जाता है। ये शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स होते हैं। अब हिस्ट्री हम ये बात देखें, ये हुआ क्यों कि फॉरफिटिंग एक्सपोर्टर्स के लिए और फैक्टरिंग प्रॉपर बिजनेसमैन के लिए ये सर्विसेज शुरू की गई। कहते हैं क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंपनीज आ गई और टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो एक्सपेंशन हुआ बहुत ज़्यादा, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा हुआ। इनोवेशन इन वर्चुअल कम्युनिकेशन, अब रीज़न क्या है कि जो कम्युनिकेशन का वे है, जिससे क्या हुआ, जितना कम्युनिकेशन, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल होगा वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के चांसेस ज़्यादा है। जितना एक्सपांड रहेगा तो ट्रांजेक्शन्स रेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो भी तरीके थे जिसके थ्रू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रहा, तो उससे क्रेडिट जो है सेल वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कैसे पैसा वर्किंग कैपिटल में सर्कुलेशन के लिए जो पैसा कैसे जनरेट किया जाएगा, इस वजह से फिर फैक्टरिंग सर्विसेज को लाया गया था। और साथ ही साथ हम बात करें कि जितना ज़्यादा दायरा बढ़ता है बिजनेस का, उतना ज़्यादा क्या करने पड़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत लीगल फ्रेमवर्क को भी अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि कोई फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस या डिस्क्रिपेंसीज ना हो। अब बात करते हैं डिटेल में फैक्टरिंग है क्या। एक फाइनेंशियल ऑप्शन है जहां बिल रिसीवेबल्स को मैनेज किया जाता है, जहां क्रेडिट सेल को कैश में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब मीडिएशन कौन करेगा, जो भी फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर होगा। फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर परचेज करता है बिल रिसीवेबल फ्रॉम जो भी कंपनी उसकी क्लाइंट बनी है, जो बीआर उसको दे रही है प्रोवाइडर को, और क्लाइंट को पे किया जाता है 80 to 90% ऑन द स्पॉट, ताकि उसकी सर्कुलेशन में कैपिटल पैसा आता रहे, वो अपना काम जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। बाकी जो रिमेनिंग है 10% या 20% डेटर से कलेक्ट करने के बाद क्लाइंट को पे किया जाता है। ये अग्रीमेंट है फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर के और कंपनी के बीच में, फैक्टरिंग से संबंधित अगेंस्ट जो भी गुड्स परचेज करी थी, या अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, तो नंबर ऑफ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर क्या फैक्टरिंग सर्विसेज यूज़ होती हैं। डिफरेंट टू लोन्स नहीं कह सकते इसको हम, एज देयर वर्दीनेस इज चेक्ड। वहाँ पर तो क्या होता है, लोन में वर्दीनेस चेक की जाती है, यहाँ पर सिर्फ बिल्स रिसीवेबल्स को इनकैश कराया जा रहा है, ताकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो अब हम बात कर सकते हैं 3 पार्टीज फैक्टरिंग के अंदर होती हैं, और बैंक के अंदर, बैंक में जब लोन लिया जाता है तो वहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं। यानी 3 पार्टीज कैसे होगी, एक सेलर है, एक डेटर है जिसने उधार सामान खरीदा, जो जिससे बीआर आया, और एक फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। और यहाँ बैंक लोन के अंदर कौन हो गया, बैंक हो गया, और लोन लेने वाला हो गया, तो वो फैक्टरिंग को हम लोन ना माने। अब कुछ एसेंशियल्स हैं रिगार्डिंग फैक्टरिंग। फॉरफिटिंग की तरह से हम उसको डिटेल्ड फॉर्म में तो नहीं, इवन बेसिकली है सेम ही फैक्टरिंग की तरह, बस वो ये कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो वो फॉरफिटिंग आ जाता है, और वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है। अब हम बात करते हैं सेम उसी के बारे में, चाहे फॉरफिटिंग या फैक्टरिंग के कुछ एसेंशियल या फीचर्स के बारे में बात करें। एफिशिएंट कलेक्शन मैकेनिज्म एज ऑन इमीडिएट बेसिस। तो हम ये देखिए इसमें क्या है, आपका जो फैक्टरिंग है उससे बहुत जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पैसा जो अटका हुआ है डेटर्स के पास वो मिल जाता है। हम फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर से ही पैसा अरेंज कर लेते हैं, तो कलेक्शन मैकेनिज्म इजी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स, आपके जो देनदार हैं वो डूब भी सकते हैं, आप पहले से ही प्रोटेक्ट करा लेते हो। हालांकि बहुत से जो एग्रीमेंट होता है वहाँ पर बोला जाता है कि इन केस फर्दर कुछ बैड डेट्स हो जाता है तो क्या किया जाएगा, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर देखें, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर देखें, तो जितने भी डेटर्स हैं जिनमें से कुछ बैड डेट्स होते हैं, हमें नहीं पता कब होंगे, लेकिन आप पहले से फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपको पैसा
उन बैड डेट्स की चिंता नहीं रहती क्योंकि आपके पास पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए पूरा आ जाता है। गेटिंग रिड ऑफ लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, कोई टेंशन नहीं है कि आपको उसके लेजर मेंटेन करने, क्योंकि आपने आते ही BR किसको हैंड ओवर कर दिए, फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर को। क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि अगर 80 to 90% मिल रहा है, वो डिस्काउंटेड रेट पर क्यों देते हैं? रीज़न, क्योंकि उनको पता है कि फैक्टरिंग कॉस्ट तो वो कहीं ना कहीं जो कमीशन या कोई भी जो इन एक मॉनेटरी जो भी आप ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं उनके साथ, उन फॉर्म में उस सर्विस प्रोवाइडर कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन वो पहले से ही ये मानकर चलता है कि हम आपको पूरा नहीं देंगे 100%, 80 to 90% देंगे, बिकॉज चांसेस रहते हैं कि कोई डेटर जो है वो मांगने पर भी क्या है पेमेंट नहीं दे, इसीलिए एक होल्ड रखा जाता है और बाद में पे किया जाता है अगर डेटर से रिसीव हो जाता है तो। सभी डेटर से कोई बैड डेट नहीं रहता, इसीलिए एक मार्जिन रखा जाता है। अब बात करते हैं, ये इंस्टेंट कैश है, जल्दी से जल्दी मिल जाता है, रेडी टू गेट कैश है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, ये डिसीजन क्या है इन द सेंस कि पहले से ही अगर हम आगे बढ़ेंगे फैक्टरिंग के अंदर, पहले से ही उस ट्रांजैक्शन में बता दिया जाता है डेटर्स को कि आपका जो देय राशि है, मतलब हम एक फैक्टर सर्विस को बीच में इनकलकेट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको उसे पे करना पड़ सकता है। अब ड्यूरेशन होती है 90 to 150 डेज़ की, इसके अंदर जब फैक्टरिंग कराई जाती है। अब इसमें क्या है, कोई बैड डेट्स टेकन, कोई भी बैड डेट्स, अब इसमें कोई बैड डेट्स का भी टेंशन नहीं रहा ये फैक्ट सर्विसेज यूज़ करके। कॉस्टली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, एक तरह से बोरोइंग ही है पर थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। आइडल फॉर न्यू एमर्जिंग एंड ओनली लीवरेज कस्टमर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये कहते हैं कि नई एमर्जिंग कॉरपोरेशंस हैं जिनको पता है कि क्या पता हमारे बेड डेट्स जो है वो बेड डेटर्स हैं वो बेड डेट्स में कुछ ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए, तो उनके लिए बेटर क्या रहता है कि हम पहले से ही एनकैश करा लें, हमारा एटलीस्ट 80 to 90% जो है देय राशि है डेटर से, वो बिना टेंशन के हम काम पर फोकस करें और वो पैसा हमें पहले से ही वर्किंग कैपिटल के लिए आसानी से फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर से मिल जाए, तो वो उनके लिए आइडियल है जो न्यू कमर्स हैं। बिकॉज लीवरेज कस्टमर वो क्या कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उनका और जो दूसरे हैं, बाकी जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, दे कैन लीवरेज दैट। तो आइडियल है किसके लिए, न्यू कमर्स के लिए। क्रेडिट रेटिंग डजंट मैटर, डेटर्स से जो BR मिला उसको एनकैश कराना, डिस्काउंट कराना फैक्टर सर्विसेज से, उस केस में आपकी क्रेडिट रेटिंग मान्य नहीं रहेगी। क्रेडिट रेटिंग आगे फर्दर चैप्टर आएगा जिसके अंदर होता है कि कुछ कंपनीज को क्या है रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड की जाती है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर। ऑफ बैलेंस शीट मेथड, ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं रहेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करेगा, फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर ही करेगा, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल, इसमें क्या है कुछ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। कंसल्टेंसी इज़ रेंडर्ड, साथ ही साथ फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, हमने वेंचर कैपिटल के अंदर क्या था, एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड की जाती है, मार्केटिंग और टेक्निकल संबंधित। इसमें क्या है, फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारे फैक्टरिंग होती है वो दो तरह से होती है, रिसीवेबल्स विद रिकोर्स एंड रिसीवेबल विदाउट रिकोर्स। रिसीवेबल विद रिकोर्स, इसमें क्या होता है, अगर डेटर नॉन पेमेंट रहती है, डेटर से पेमेंट रिसीव नहीं होती, तो विद रिकोर्स में क्लाइंट लायबल होगा पे करने के लिए, किसको, जो उसने पैसा रिसीव किया है फैक्टर से उसके लिए, अगर नॉन पेमेंट रहती है। क्योंकि जो फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो थोड़ी कोई बियर करेगा बर्डन, वो तो बल्कि एक मीडिएटर का काम कर रहा है और इवन चाहे डिस्काउंटेड रेट पर दे, लेकिन वो लॉस बियर नहीं करेगा,
उसका काम सिर्फ एक कमीशन या एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट पे की गई है उसको कमीशन फॉर्म में किसी भी फॉर्मेट में सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर जो भी विद रिकोर्स में एग्रीमेंट होता है कि अगर नॉन पेमेंट रहती है तो क्लाइंट ही लायबल होगा उसके लिए, मीन्स उसे वो बियर करना पड़ेगा। ऑफर हायर एडवांस रेट्स रहते हैं इसके, टिपिकली कॉस्ट लेस कंपेयर टू विदाउट रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ क्लाइंट लायबल है, वहाँ क्लाइंट लायबल नहीं होगा तो कॉस्ट थोड़ी लेस रहती है। क्विकर अप्रूवल बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है क्योंकि क्लाइंट की दारोमदारी रह रही है। लो इंटरेस्ट रेट है। बैलेंस पेड बैलेंस इज पेड, जब कस्टमर पे करता है तो डेटर से रिसीव होने के बाद फैक्टर जो है वो क्लाइंट को पे कर देता है टाइमली। विदाउट रिकोर्स क्या है, फैक्टर कंपनी लायबल है बैडेटर्स की नॉन पेमेंट के लिए, तो अब सारा का सारा टेंशन जो है वो फैक्टर का है। ऑफर लोअर एडवांस रेट्स, टिपिकली अब कॉस्ट इसकी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि सारा बियर कौन कर रहा है, बर्डन फैक्टर कंपनी कर रही है। अप्रूवल लंबा रहेगा, इसमें वो बहुत सारे टेस्टिंग कुछ चेक करेंगे कि वाकई इसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करें या नहीं करें, क्योंकि यहाँ क्लाइंट का बर्डन नहीं है, यह फैक्टर का बर्डन है। एलिमिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट, वही कहते हैं कि इसमें क्या है, यानी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है आपकी विदाउट रिकॉर्ड्स में। अब बात आती है फैक्टरिंग कॉस्ट की। फैक्टरिंग कॉस्ट भी डिफरेंट टाइप की होगी, क्योंकि जो फैक्टर है अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ उसके बदले में लेगा। तो पहला आता है कमीशन, कंपनसेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड बियरिंग क्रेडिट रिस्क। अब वो एक तो लेजर्स वगैरह भी संभाल रहा है, वो सारा खाते वगैरह अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है, उसका कॉम्पनसेशन उसके लिए भी ले रहा है, और वो जो रिस्क बियर कर रहा है कि अगर उनसे कलेक्ट करना और अगर नॉन पेमेंट होती है डेटर से तो वो रिस्क भी बेयर करे, तो उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन लेगा। यूजुअली वो कॉम्पनसेशन कमीशन के फॉर्म में कितना होगा, 2 to 4% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिसीवेबल फैक्टर। तो जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनकी फेस वैल्यू का 2 से 4% आपका क्या होगा, कमीशन है, फैक्टर लेगा। रिसीवेबल्स की फेस वैल्यू का 2 से 4%, डिपेंडिंग अपॉन विद, अब वो भी डिपेंड करता है कि कम रहता है कमीशन की रेट या ज़्यादा, कि विद है या विदाउट रिकोर्स है। डिपेंडिंग अपॉन बर्डन, उसको ज़्यादा लेना पड़ रहा है या क्लाइंट वो बियर करेगा नॉन पेमेंट्स के केस के अंदर। रिस्क, इंटरेस्ट ऑन फंड एडवांसेस, अनकलेक्टेड और नॉन ड्यू रिसीवेबल्स के अगेंस्ट ड्रॉ करना फर्म से अप्रॉक्स। इसमें क्या है कि जो भी फंड एडवांस किया है फैक्टर ने सेलर को, तो उसके जो एडवांस किया है उसके ऊपर ब्याज लेना, एक तो था कमीशन ले रहा है, एक है ब्याज ले रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि जितने भी अनकलेक्टेड या नॉन ड्यू जो भी रिसीवेबल्स को कलेक्ट नहीं किया जा रहा है या नॉन ड्यू रिसीवेबल्स हैं उनके अगेंस्ट ड्रॉ करना फर्म से, ये ऑलमोस्ट जो काम करेगा एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करेगा। पार्टीज फैक्टरिंग के अंदर कौन सी रहेंगी, फैक्टर रहेगा, क्लाइंट रहेगा, डेटर रहेगा, ये हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टर एजेंट के तौर पर काम करेगा। फैक्टर सर्विस कौन प्रोवाइड कर सकता है, बैंक प्रोवाइड कर सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, या जो भी लाइसेंस्ड है बाय सेंट्रल बैंक वो फैक्टर का काम एजेंसी कर सकती है, जो डेट्स को, बीआरस को, या हम बात करें बीआरस को परचेज करती है क्लाइंट से। क्लाइंट हु इज़ गेटिंग पेड अगेंस्ट डेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एज पर रिकोर्स, जो एग्रीमेंट है क्लाइंट जिसको फैक्टर पे कर रहा है, जो उसने बीआर डिस्काउंट कराए और वो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने के लिए डेट्स एज पर इन केस ऑफ रिकोर्स एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट होता है कि वो बियर करेगा रिस्क को या नहीं। डेटर ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स फैक्टर क्लाइंट, यानी कि डेटर कौन है, जिसका बीआर जो है वो आगे डिस्काउंट कराया जा रहा है और उसकी दारोमदार है कि वो फैक्टर को पे करेगा या क्लाइंट को पे करेगा।
एज बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि उसे पहले बताया जाता है कि फैक्टर के अगेंस्ट क्या है, उसके जो बी आर हैं वो आगे ट्रांसफ़र किए